अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? हमने थर्ड चैप्टर 9 के अंदर पीरियोडिक टेबल के हवाले से स्टार्ट किया हुआ है और उसके ऊपर 2-3 लेक्चर मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ कि इसमें हमने पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल की इन्फॉर्मेशन, इसी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर हमने डिटेल से बहस भी की है। यहाँ मैं आपको उन तमाम चीज़ों को थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ में इसकी जो पीरियोडिसिटी के ऊपर जो ट्रेंड्स है, जैसे एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तमाम चीज़ें, यानी पूरा चैप्टर आपको इस लेक्चर्स के अंदर सारा समझ आ जाएगा। और इसी से रिलेटेड जितने भी आपके MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो आप इनको कॉन्सेप्चुअली तरीके से बजाय चीज़ों को रटने के आप इंशाल्लाह इसको ख़ुद लिख सकेंगे। अगर आपने ये लेक्चर मेरा फुल सुना तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप तमाम चीज़ों को क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए जज साहब अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ाते हैं। पीरियोडिक टेबल मैंने कहा था कि हमने ये जो आपको मुकम्मल एक किस्म का पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, ये जिसमें एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमने क्लासिफाई किए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। दिए जो एलिमेंट्स की जो सिंबल्स आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर दिए हुए, जिसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक के एलिमेंट्स, हमने उसको इस तरतीब से हमने बनाया था। असल में ये डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अगर ऐसे समझे कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे आप किसी के नाम के पहले हर्फ को लिख लें बजाय उसके पूरे नाम को लिखने के, ये उनके पहला अल्फ़ाबेट्स हैं। और यही पीरियोडिक टेबल है जिससे तमाम पूरी दुनिया यानी कायनात बनी हुई है। ठीक है, क्या मतलब है? जिस तरह आप कहते हैं ना मैटर, केमिस्ट्री की स्टडी ऑफ मैटर, तो मैटर में तो सारी चीज़ें ही आ जाती हैं और सारी की सारी चीज़ें इसी एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से ही मिलकर बनी होती है। इनकी फिक्स कंपोजिशन है, डिफरेंट एलिमेंट, जैसे H2O है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनाता है। अगर ग्लूकोज है तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इनकी कम्बिनेशन है और इनके रेशियोज मिलकर ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं और डिफरेंट किस्म के मैटर्स आपको प्रिपेयर्ड हो रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैंने ऐसे दी थी, जैसे अगर आपने किचन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स हम रखते हैं, चाहे आपने सालन बनाना है, ये जो भी चीज़ पकानी है, तो उसके लिए हमने अलग अलग डब्बों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी हुए होते हैं ताकि आप उसको आसानी से पिक कर सकें और जो भी आपने कम्बिनेशन बनानी है किचन के अंदर, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, तो उसको बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वेरियसली उनको हमने शेल्व्स के अंदर रखा हुआ होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उठा के हम उसको बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी अलमारी है बुक्स की, तो आपने हिस्ट्री की बुक्स अलग रखी होती हैं, बायो की फॉर एग्जांपल बुक अलग है, केमिस्ट्री की बुक्स अलग हैं, तो आप आसानी से उस बुक्स को उठा सकते हैं। इस तरह मैंने मेडिकल स्टोर्स की एग्जांपल दी थी कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाई जाती है अलमारी के अंदर, कि यहाँ पे हार्ट की दवाइयाँ हैं, दिल की बीमारियों वाले हैं, मैदे वाली हैं, तो आसान हो जाता है उनको थोड़ा सा पिक करना और उस चीज़ों को रखना संभालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जब मैंने कहा कि ये सारी दुनिया ही बनी इसी एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से है, तो क्यों ना ये जो अगर ये एलिमेंट्स ऐसे स्कैटर्ड हालत में होते, यानी इनकी कोई ख़ास तरतीब ना होती, तो इनको ढूंढना, निकालना, बनाना तो ये बड़ा मुश्किल सा हो जाता। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़, कि यार ये जो एलिमेंट्स है ये एक किस्म की कैटेगरीज में उनको रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़, कि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, या इनके आखिरी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर किसी के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको पहले ग्रुप में रख दिया। तो पहले ग्रुप के अंदर जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स, यानी जो पहला ग्रुप है, आप उसके आखिरी या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हमेशा S के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जो सेकंड वाले हैं तो उसके आखिरी शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसी तरह तीसरे ग्रुप वाले में आपको आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। चौथा ग्रुप वाला अगर होगा तो उसके आखिरी शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सबके, यानी किसी एक एलिमेंट्स के आप टॉप एलिमेंट्स को पढ़ लें और उससे तमाम एलिमेंट्स की खसूसियात की आसानी से पहचान कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स को बजाय इस तरह रोज़ में रखने के, यानी अगर आप ऐसे रख लें कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको 1 पे रख दें, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह अनगिनत, अगर आप इसको ऐसे ही 118 सादें लिखते जाएँ तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको हर एक को इंडिविजुअली पढ़ना और उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ की मालूमात को हासिल करना। तो अगर हमने एलिमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर पहला लिथियम है हमारे पास, उसके बाद बेरिलियम आ जाता है, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बोरॉन आ जाता है, कार्बन हो जाता है, कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान। नियान के बाद अगर आप यहाँ पर सोडियम लगा देते, इसी तरह पोटाशियम लगा देते और चलते जाए, तो ये बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता। हर एक की प्रॉपर्टीज़ को याद करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने जैसे अब यहाँ पर सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चूँकि लिथियम के साथ सिमिलरिटीज़ रखती हैं, तो बजाय सोडियम को उधर लिखने के हम सोडियम को बिल्कुल इसके नीचे रख देते हैं। अब अगर इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी करें तो वो बिल्कुल सिमिलर होती है। आखिरी शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन इसका एस में चला जाता है, और नेक्स्ट ये सारे के सारे मेटल्स हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको जिस आप मेरी चीज़ों को पिक कर रहे होंगे कि एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ हमने ग्रुप्सों में डिवाइड किया हुआ है। फिर ग्रुप्स मैंने कहा था कि हमारे पास ए ग्रुप भी होते हैं, बी ग्रुप भी होते हैं। ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम जो है ना डियर स्टूडेंट्स हमने 8 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। इसी तरह बी ग्रुप वाले को भी हमने 8 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ए वाले की भी 8 ग्रुप होते हैं एंड डी वाले की भी 8 ग्रुप होते हैं, एक्सेप्ट इसमें से जो 8वां ग्रुप 8B वाला होता है उसको हमने 3 ग्रुपों में डिवाइड किया हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि जो हमारे पास डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद, अगर उनकी पीरियड्स में उनके एलिमेंट्स को गिने तो एलिमेंट्स की तादाद उसमें 10 होती हैं। यानी एस ब्लॉक वाले में पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप में 2 एलिमेंट्स, और पी के फिर लास्ट में जो है ना वो 6 ग्रुप बनते हैं, तो 2 और 6 8 हो जाते हैं। इसी तरह जो डी वाले हैं वो हमारे पास 10 ग्रुप्स बन जाते हैं, यानी 8 के तो 3 ग्रुप बन गए, तो वो टोटल 10 हो जाते हैं। और नीचे लास्ट जो है ना हमारे पास, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो हमारे पास बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के नीचे लगा जाए, जिसको हम लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज़ में रखते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा एक डिस्क्रिप्शन है पीरियोडिक टेबल के मुतालिक। हम जो है ना इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट भी है, जिसमें मैंने कहा था हमारे पास जो है ना सबसे पहले अल-राज़ी मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद अल-राज़ी के बाद जी डोबराइनर आया, डिमित्री मेंडलीव आया, न्यूलैंड आया, और लास्ट हमने मूज़ले का पीरियोडिक टेबल को भी हमने डिस्कस किया है। तो जिस स्टूडेंट्स ने अगर मेरे वो टॉपिक नहीं देखे तो उस पर जाए, इंशाल्लाह आपको उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर जस्ट हम पीरियोडिसिटी को डिस्कस करने हैं, और ये जो कुछ ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाने और टॉप टू बॉटम आने में कौन से इफेक्ट्स पड़े होते हैं, यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर उनका MCQ दिया जाए तो वो उनसे पिक नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता, तो चीज़ें उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आपको तमाम किस्म की जो भी पीरियोडिसिटी होती हैं इन चीज़ों के हवाले से आप इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें पिक कर सकेंगे, और MCQs को हल करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो डियर्स हमारे पास सबसे पहले जो है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इसमें कहते हैं कि रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, वक्फे के बाद प्रॉपर्टीज़ का दोबारा से रिपीट होना असल में पीरियोडिसिटी कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि जब आप लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं तो हमें ऐसा एलिमेंट्स देखने को मिल जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा से पहले एलिमेंट्स के साथ शुरू हो जाती है, तो हम उस एलिमेंट्स को दोबारा से उसके, जैसे हमारे पास सोडियम है तो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ चूँकि लिथियम वाले से शो हो रही हैं, तो हमने सोडियम को उठा के लिथियम के नीचे रख दिया। तो चूँकि ये मेटल से हम चले थे, फिर नॉन मेटल आ गए, और फिर मेटल जैसे हमारे पास आया तो हमने उसको मेटल वाले खाने के अंदर रख दिया। अब अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इनकी सेम हो जाती है, और इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं दूसरी वो भी तकरीबन सिमिलरिटीज़ रखती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी तकरीबन सिमिलरिटीज़ रखती हैं। तो वक्फे के बाद प्रॉपर्टीज़ का दोबारा से नमूदार होना, दोबारा से ज़ाहिर हो जाना, उसका नाम है पीरियोडिसिटी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका साइज़ बड़ा होता है, जैसे जैसे ये लेफ़्ट राइट जा रहे होते हैं तो इनका साइज़ छोटा होता जाता है, और फिर इसका फिर से साइज़ बड़ा हो जाता है, फिर उसको हम बड़े वाले खाने के अंदर रख देते हैं। इनकी मतलब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये मतलब सिमिलरिटीज़ रखते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी ये सिमिलरिटीज़ रखते हैं। एटॉमिक रेडियस हमारे पास ये डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द शेल। अब लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो शेल तो वही रहता है, जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर बढ़ होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बाहर वाले। अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होता है जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से साइज़
कंस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप टॉप टू बॉटम आए तो ज़ाहिर बात है ऊपर से जब नीचे हम आते हैं तो शेल्स में इजाफा हो रहा होता है। ऊपर से पहला पीरियड है तो पहला शेल, इसी तरह दूसरा होता है तो शेल्स में इजाफा होता है। तो शेल में इजाफे होने की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस दूर होता जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से उसके साइज़ में इजाफा हो जाता नहीं है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, डिस्टेंस वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से उसके साइज़ में इजाफा हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं ये वो एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों निकालने के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने तोड़ना है। क्यों? न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी अट्रैक्शन को, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इसको हम यहाँ से उठा के एटम से बाहर लेके जाएं। तो जाहिर बात है ये तो न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जितने दूर होते जाएंगे डिस्टेंस, अगर इलेक्ट्रॉन यानी शेल्स, अगर साइज ऑफ एटम बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस और इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो न्यूक्लियस उस बहुत दूर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा और उसको निकालना हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर न्यूक्लियस के करीब जितना इलेक्ट्रॉन करीब पड़ा हुआ होगा तो उसको निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत ही करीब पड़ा हुआ है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी दे रहा होता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन के अंदर सुपरिटेंडेंट के बिल्कुल सामने वाले चेयर पे बिठा दिया जाए तो आपकी क्या सूरत हाल होगी, आप किसी से पूछ नहीं पाएंगे, आपकी जो है ना एनर्जी कैसी रहेगी। यानी न्यूक्लियस के करीब आप बैठे हुए हैं, ऐसे समझे। तो न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अपने आप को निकाल नहीं सकेगा, उसको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो उम्मीदें समझ आ रहे होंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इसके ऊपर मैं डिटेल से मैंने वीडियोस बनाई हुई, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें शॉर्ट्स उसमें बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को, जो चीज़ें बच गई हैं तो आप उसको फ़ौरन से पिक कर लें। तो एटम साइज़ जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, एटॉमिक का साइज़ जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो एटॉमिक साइज़ फिर हमने कहा, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बिल्कुल आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का उलट है। आयनाइजेशन एनर्जी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम किसी भी एटम की ये सलाहियत होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इंटर होता है तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब वो एटम से निकलेगा तो ज़ाहिर बात है उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से तो वो बाहर चला जाता है। अगर वो ज़्यादा एनर्जी वाला वापस अपने ही शेल में आएगा तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने उसको दी थी वो तो रिलीज़ कर देगा और दोबारा से अपने शेल्स के अंदर वो वापस आ जाएगा। यानी वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है वही तो ही इसमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको कहते हैं कि when electron are added to the outermost shell of an atom in a gaseous state and they will lose energy because electron affinity is a exothermic process। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो ज़्यादा होती है वो लूज़ कर लेता है और वापस से अपने शेल में आ जाता है, और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे का उलट है। इसमें एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को वापस ऐड करना होता है, और इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है तो अपनी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ कर लेता है और वापस से उसी शेल्स के अंदर आ जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे पास एटॉमिक साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती है, और इनके जो ट्रेंड है जो हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से एटॉमिक रेडियस के ऊपर है कि आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जाहिर बात है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, शेल वही रहता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ छोटा होता जाता है और छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। हाँ, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो शेल दर शेल बड़े होते हैं, एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बिल्कुल इसी तरह है, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से अपनी तरफ खींचता जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। और अगर आप टॉप से बॉटम नीचे आए तो चूंकि साइज़ में इजाफा हो रहा है, क्योंकि शेल्स उसमें ऐड हो रहे हैं, पहले पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, तो शेल में इजाफे होने की वजह से जाहिर बात है फिर वो उतनी अट्रैक्टिव फोर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ उस ज़ोर से नहीं खींच पाएगा जितना क्या है एक छोटे साइज़ वाला एटम खींच पाता है इलेक्ट्रॉनों को। और ये भी न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, शील्डिंग इफेक्ट, इन चीज़ों पर ये
डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, और शील्डिंग इफेक्ट मैंने समझाया भी था डिस्टेंस, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से भी बता देता हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट असल में होता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल में अगर इजाफा होता जाएगा तो ये जो अंदर वाला शेल होता है ना, ये न्यूक्लियस को सराउंड कर देता है, उसको घेर लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को उतनी ज़ोर से नहीं खींच पाता, और इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे वाले जो है ना शेल है ना, वैलेंस शेल के जो नीचे वाले शेल हैं वो न्यूक्लियस को घेर लेते हैं। इनके घेराव की वजह से इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहती जिससे वो फाइनल आखिरी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, जिसकी वजह से इसको निकालना आसान हो जाता है। तो जितनी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, यानी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस उसको फिर इतने ज़ोर से नहीं खींच पाता जब यहाँ पे न्यूक्लियस को शील्ड किया हुआ हो अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों ने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फाइनली आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास क्या होती है, ये किसी भी एटम की पावर होती है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की। अगर आप इसकी डिफाइन करें तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्स सेल्फ। क्या मतलब है हमारे पास कि एटम जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन का, और उन्होंने आपस में शेयरिंग की होती है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट हो रहे होते हैं, इसके साथ भी काउंट हो रहे होते हैं, इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट भी में, ऑक्टेट और डुप्लेट के ऊपर भी मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इंशाल्लाह अगले लेसन के भी आपको दूंगा। तो यहाँ पर जस्ट इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पर शेयर किया, चूँकि सिमिलर एटम्स हैं ना, तो जाहिर बात है इनके अंदर प्रोटॉन भी सिमिलर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका तो इसके अंदर भी प्रोटॉन एक का, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो इसका भी एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन है ना वो उस इलेक्ट्रॉन को यानी ये वाला एटम भी इस इलेक्ट्रॉनों को इक्वली खींच रहा है और ये वाला एटम भी इन इलेक्ट्रॉनों को इक्वली खींच रहा है। तो ये जो शेयर्ड पेड है ना इसकी तरफ होगा ना इसकी तरफ होगा, बल्कि दरमियान में होगा। ये ऐसे है जैसे अगर दो लड़के हैं और उन आपस में चीज़ों को खींच रहे हैं, रस्सी को खींच रहे दोनों साइड से, तो अगर उनकी पावर इक्वल है तो ज़ाहिर बात है वो जो रस्सी है वो बिल्कुल दरमियान में ही रहेगी। तो कहने का मतलब है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना इसकी तरफ होंगे ना इसकी तरफ होंगे, बल्कि बिल्कुल दरमियान में होंगे। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि सिमिलर होते हैं, इनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। पोलर वो होते हैं जिसके ऊपर प्लस नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और नॉन पोलर वो होते हैं जिनके ऊपर प्लस नेगेटिव चार्जेस नहीं आते। अब अगर ये डिफरेंट एटम्स हो, जैसे अगर आप HCl की एग्जांपल ले लें तो एक इलेक्ट्रॉन उसका, और चूँकि क्लोरीन उससे बड़ा एटम है उसके अंदर प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा होती है। लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो बिल्कुल ये तकरीबन 7वें ग्रुप में आता है। तो कहने का मतलब है जब ये इस तरफ जा रहा है तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। फ्लोरीन के नीचे हमारे पास क्लोरीन होती है, तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना यहाँ पर, वो अपनी तरफ इसको आसानी से खींच पाएगा। हाइड्रोजन की इतनी पावर नहीं होगी कि वो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच सके। तो ज़ाहिर बात है क्लोरीन एटम इनको अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के करीब ज़्यादा होंगे और इससे दूर होंगे। अब चूँकि इसके पास करीब है तो हम इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का निशान लगाते हैं और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का लगाते हैं। ये पार्शियल का निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन इससे ले नहीं लिया, बल्कि इससे खींच लिया है। तकरीबन इससे ज़्यादा करीब है, इससे थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जो मुकम्मल चार्ज आता है ना, जैसे आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है NaCl के ऊपर, वो तो मुकम्मल तौर पर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और इसने ले लिया है, तो ये मुकम्मल तौर पर हम चार्ज ज़ाहिर करते हैं। जबकि यहाँ पर पार्शियल का निशान ये ज़ाहिर करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन मुकम्मल उसको दिया हुआ नहीं है, बल्कि इसके ज़्यादा करीब होने की वजह से हम पार्शियल नेगेटिव लगाते हैं, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव लगाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो हमारे पास ये भी इसके लिए कोई डेफिनेट ऐसे रूल्स नहीं है, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस के प्रोटॉन के ऊपर, जिसका अगर साइज़, अब हम इसकी अगर ट्रेंड्स को देखें तो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटमों की कम होती है। और वो आप जानते हैं लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो ज़ाहिर बात है पीरियड वही रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में इजाफा होता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बढ़ता जाता है।
और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच पाएंगे। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम में आए तो साइज़ में चूँकि इजाफा होता चला जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है और वो इलेक्ट्रॉनों को उतनी ताकत से नहीं खींच पाते जितना एक छोटे साइज़ का एटम उसको अपनी तरफ खींच पाता है। तो ये है सारा का सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन की है। उसके बाद डिट्स हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है और फिर नाइट्रोजन आ जाता है। ये सबसे टॉप के एलिमेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, जो तकरीबन पीरियोडिक टेबल के टॉप के एलिमेंट्स होते हैं, इनका साइज़ भी छोटा होता है और इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो वो भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से साइज़ छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी तरफ खींच पाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दूसरों से सबसे ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है जिससे हमारे पास इस शॉर्ट टॉपिक के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी। फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको मसला है तो आप उस पर लाजमी मुझे कमेंट करें और मैं इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आपके लिए क्लियर कर लूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो को देखने के लिए मेरी इस चैनल को आपको सब्सक्राइब लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आएगी नहीं। तो इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपका कोई खर्चा तो होगा नहीं, आपको मतलब फ्री में ही सारी की सारी वीडियोस मिल रही हैं। तो उम्मीद है आप इस किस्म का इत्तेफादा करेंगे और जितने आपके ये लाइक्स आते रहेंगे जो हमारे पास और सब्सक्रिप्शन बढ़ती जाएगी तो ये हमारे अंदर भी एनर्जी को बूस्ट करेंगे और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर से बेहतर लेक्चर आपके लिए इंशाल्लाह लेते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।